मैं सोच रहा था कि शायद कुछ मिनट बैठूंगा, और 3 बजे से आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है वो सुनूंगा, और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो कुछ कहूंगा। लेकिन कार्यक्रम ऐसा बना कि आते ही बता दिया गया कि आप कुछ कह दीजिए। मित्रों, यहाँ सब इस क्षेत्र के सर्वाधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं, और इसलिए उनकी बातों से आपको भली भांति बहुत सी बातें जानने को मिली होगी। मैं छोटी मोटी बात बताऊंगा, वो गुजरात के संदर्भ में बताऊंगा। आज हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा बना, मुझे याद है हमारे यहाँ गुजरात में ज्यादातर नौजवान आज से 20 साल पहले कॉमर्स ग्रेजुएट होना पसंद करते थे। किसी को पूछो कॉमर्स ग्रेजुएट, थोड़ा आगे पूछो तो कहते हैं बैंक में नौकरी मिल जाती है। अब मुश्किल से 2% को भी मिलती नहीं थी, लेकिन दिमाग में फिट था कि कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए तो बैंक में स्कोप है। और फिर जब होता नहीं था तो फिर इधर उधर कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेता था। अब उसका परिणाम ये आया हमारे यहाँ की, जो ये एक पुरानी सोच के कारण, और दूसरा एक समाज जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्बलता हमारे यहाँ पैदा हुई है। और दुर्बलता पैदा हुई व्हाइट कॉलर जॉब। और जब से ये दिमाग में आया है कि भाई बड़ा आदमी वही है जो कागज पे काम करता है, जो लोहे से लोहा लेता है वो बड़ा आदमी नहीं है। जो डायमंड के साथ खेलता है वो बड़ा आदमी नहीं है। वो हीरे जवाहरात के साथ खेलता है वो बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन कलम और कागज का जिसका नाम है वो बहुत बड़ा आदमी है। ये एक मानसिकता बन गई है, और उसके कारण श्रम की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मंत्र तो हम बोले थे श्रम एव जयते, और उसके कारण क्या हुआ कि इस प्रकार का काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके प्रति हीन भाव से देखा जाने लगा। ठीक है, वो तो मजदूर है, ठीक है, वो तो टर्नर है, फीटर है, वायरमैन है, प्लम्बर है, ठीक है, वो है। और समाज की इस मानसिकता के कारण एक बहुत बड़ा समाज का युवा वर्ग जो इस क्षेत्र में आ सकता था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता था, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा गया कि वो उससे दूर भागा। और परिणाम क्या हुआ? अवेलेबल जो भी लोग हैं उससे भी हम अपना काम करवाने लगे, और जिसने हमारे क्वालिटी को भी डिक्रीज कर दिया। क्योंकि जो था उससे करवा लो भाई, चलिए कोई है ही नहीं तो क्या करें। हमें बेस्ट क्लास ड्राइवर नहीं मिलता है तो जो है उसे चला लो, फिर 2 एक्सीडेंट हो ही जाएंगे, क्या होगा क्या करें। ये जो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आया उसने पूरे समाज जीवन में गिरावट लाया। मित्रों, सबसे पहले मुझे आवश्यकता लगती है हमारे सोच के बदलाव की, और जिसमें कोई भी काम हो उस काम के कारण व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। अगर हम मनुष्य की डिग्निटी पर बल दें,
मानव जात की डिग्निटी को हम महत्व दें, काम के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन न करें, तो सारी स्थिति बदलने का प्रारंभ होगा। और इसलिए भारत जैसे देश में मुझे सबसे पहली आवश्यकता लगती है कि हम कैसे इस सोच को बदलें। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी किसी पायलट से कम नहीं है तो दोनों ड्राइवर, वो हवा में चलाता है, धरती में चलाता है, उसको तो शायद कम तकलीफ है, इसको तो बहुत तकलीफ है, लेकिन दोनों की तरफ देखने का हमारा नजरिया अलग है। वो भी पैसेंजर को ले जा रहा है, ये भी पैसेंजर को ले जा रहा है, और यहां शुरू होती है डिग्निटी का मामला। हम अपने घर में भी देखा होगा कि कोई फटे कपड़े वाला साधारण व्यक्ति अगर हमारे घर के बाहर आता है और पूछता है फलाने भाई घर में है क्या, तो हमारा नौकर भी क्या करेगा, अरे कोई समय है क्या, ऐसे आते हैं क्या, चलो 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 भागो, भगा देगा। लेकिन कोई कोट पैंट टाई पहन के आया है, फलाने अरे आइए आइए बैठिए, कहां से आए, बैठिए, तो चाहे तो लीजिए, आप बता क्यों ये बदलाव क्यों। मित्रों, गालिब के जीवन की एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आती है। वे सुनी हुई कथा है, सच झूठ तो भगवान जाने, लेकिन बहुत सी ऐसी कथाएं चलती, उसमें से ज्यादा ये भी हो सकती है। एक बार से बादशाह ने गालिब को खाने पर बुलाया। जब वो खाने पर बुलाया तो जब गए, वो अपने मौजी इंसान थे, न कपड़ों का ठिकाना था, न कुछ नहीं था, फटे जो भी अपना था चल पड़े। तो चौकीदार था, उसने उनको रोक दिया और अंदर एंट्री नहीं दे रहे। ये चौकीदार को समझा रहा था कि मैं गालिब हूं, वो मानने को तैयार नहीं है गालिब था, तो गालिब को ऐसा होता है क्या, उसने उसको भगा दिया। तो गालिब ने जाकर के बाजार से किराए पर अच्छे कपड़े लिए, पगड़ी वगड़ी बढ़िया, और बड़ी शान और शौकत के साथ आए। तो सरवा दरवाजे पर सब रिसीव करने के लिए खड़े, आइए आइए आइए, वही इंसान, आइए आइए आइए, अंदर तक ले गए। बादशाह सलामत ने भी उनको बहुत बड़े गौरव से बुलाया, आइए आइए बैठिए। जब भोजन पे बैठे तो गालिब ने क्या किया, अपनी जो पगड़ी थी उतारी और खाना लेकर के उस पगड़ी को खिलाना शुरू किया, खाओ। बादशाह को लगा इनको क्या हुआ है जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने गालिब को नहीं बुलाया, इस पगड़ी को बुलाया। गालिब तो आया, घर से वापस गया था, जब पगड़ी आई तो प्रवेश में गया। तो आप तो पगड़ी को खिलाओगे। मित्रों, ये सोच, ये डिग्निटी वाला मामला, ये सबसे पहले मैं मानता हूं हमारी मानसिकता को बदलने के लिए आवश्यक है। मेरे यहां से अक्सर लोग विदेश में उनका जाना आना होता रहता है, स्टडी टूर के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, और बहुत बड़ी भारी मात्रा में जाते आते रहते हैं। तो एक बार मैंने तय किया कि जितने लोग विदेश जाके आए हैं, जरा उन अफसरों को पूछे तो सही भी, आप जाकर के आए तो क्या किए हो, जरा हमें समझाओ तो, क्या सीख के आए हो। उन सबकी मैंने मीटिंग बुलाई, सबको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं इस कमेटी में गया था, टिकना गया था, फलाना गया था। तो मैंने धीरे से पूछा, आखिर इन हाउस मीटिंग थी तो कोई बड़ा संकट नहीं था, मीडिया वीडिया नहीं था वहां। तो मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा वहां अगर आपको पानी की जरूरत पड़ती थी तो कौन देता था? नहीं, खुद लेते थे। सबने कहा खुद लेते, खुद खड़े होकर जाकर के पानी। मैंने कहा यहाँ आपके ऑफिस में प्यून नहीं आया तो क्या करते हो? बड़ी परेशानी का अनुभव। क्यों? हमने एक ऐसा वर्क कर दिया, ये कोई मेरी सरकार के अफसरों का दोष नहीं है, नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही करता है। सवाल ये व्यक्ति और ये व्यक्ति का नहीं है,
ये हमारी मनस्थिति का है। जब तक हम इसमें बदलाव नहीं लाते तब तक हमारे यहां छोटे से छोटे काम का महत्व नहीं मिलेगा। एक बार हम इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद अगर इंसान की डिग्निटी को स्वीकार कर लिया तो फिर वो इंसान किसी भी काम को करने के लिए राजी हो जाता है। फिर उसको नहीं लगता है कि भाई आईआईटी में जाऊं या आईटीआई में जाऊं। अगर मन लग गया तो उसको अपनी आईटीआई भी आईआईटी से बड़ी लगती है। अब हमारे यहां एक छोटी समस्या क्या रहती है, गरीब परिवार में भी शादी ब्याह का होगा विषय तो क्या कहेंगे, कितना पढ़े लिखे हो गए, और वो कहेगा कि मैं आईटीआई पढ़ा हूं। यार कोई अच्छे घर में लड़की देंगे। लेकिन अगर दूसरा कहता है मैंने 10th पास किया है, कोई कहता है मैंने 12th पास किया है, अच्छा 12वीं पढ़े हैं, ठीक है तो बेटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उस समाज के उस तबके की बात कर रहा हूं। मनोविज्ञान समाज जीवन की स्थिति को कैसे बदला जाए, तो हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि कोई भी नौजवान 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ करके बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाया होगा, घर की स्थिति नहीं होगी, और अगर वो आईटीआई करता है, अगर 2 साल आईटीआई करता है तो हम उसको इक्विवेलेंट टू 10th गिनेंगे। तो बड़े शान से कहने लगा कि मैं 10वीं पास हूं। जिसने 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाया, आईटीआई किया, तो हमने उसको कहा उसको 12th मानेंगे। मित्रों, एक छोटा सा निर्णय है, सरकार को कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं, लेकिन उसके कारण उन नौजवानों की खुद के विषय में सोचने की जो परंपरा थी वो पूरी बदल गई। अब वो गर्व से दूसरे को कहता है हाँ मैं 12th पास हूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अगर वो डिप्लोमा में जाना चाहता है तो दरवाजे खुल गए। डिप्लोमा करने के बाद अच्छे परसेंटेज आए तो डिग्री के लिए दरवाजे खुल गए। मित्रों, जिसका भविष्य 8वीं कक्षा पर ताले लग गए थे, उस ताला खोलने का काम इस एक छोटे से डिसीजन ने कर दिया। और उसका परिणाम ये आया है कि अब वो इंतजार नहीं करेगा, वो ये सोचेगा हाँ चलो यार टर्नर फिटर कुछ भी बन जाओ, काम भी करेंगे, निकल गए तो निकल गए, देखेंगे, रुके नहीं रहेंगे। मित्रों, एक बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इसकी दिशा में प्रयास किया। मित्रों, हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक और इनोवेशन हमने किया। वो इनोवेशन किया, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। टर्नर भी क्यों ना मैनर सीखे, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी उसको मैनर क्यों ना सिखाई जाए। आपने अगर यहाँ मौका मिले जो बाहर से आए हो, एक हमारे अहमदाबाद में प्रयोग चलता है जी ऑटो। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की दुनिया की समझ और मेरे गुजरात में जी ऑटो ड्राइवर की समझ आसमान जमीन का अंतर है। जैसे आप टेलीफोन करके टैक्सी बुलाते हैं, मेरे यहाँ टेलीफोन करके आपको जी ऑटो को बुला सकते हैं, और जी ऑटो वाला आपको जैसे एयरपोर्ट में एयर होस्टेस रिसीव करती है, वैसा मेरा ऑटो रिक्शा ड्राइवर आपको रिसीव करता है। आपको बैठने के बाद कहता है कि आपको मोबाइल फोन चार्ज करना है, तो मेरे पास चार्जर है। वो कहता है पानी पीना है, तो बोतल मैंने रखी है। वो छोटी सी प्लेट में उसको चॉकलेट देता है, जैसे एयर होस्टेस चॉकलेट देती है। ये सब गुजरात में हो रहा है। और फिर रास्ते में जब जाता है तो रास्ते में उसको ट्रेन किया गया है, वो दिखाता है ये बिल्डिंग इतना पुराना है, ये यहाँ का हिस्ट्री ये है, सरदार पटेल यहाँ थे, महात्मा गांधी यहाँ थे, सारी। अब मित्रों बता दीजिए, उस ऑटो ड्राइवर जब शाम को घर जाता होगा तब उसकी मन की स्थिति क्या होगी, और वो ऑटो ड्राइवर जो पैसेंजर के साथ हर स्टेशन पे झगड़ा करता है, उसकी मनस्थिति क्या होगी। मित्रों, हम सॉफ्ट स्किल को भी उतना ही बल दें, हम काफी स्थितियों को बदल सकते हैं। और हमने उस दिशा में एक प्रयास किया है, सफल प्रयास हुआ है, और आजकल तो जी ऑटो पर काफी काम रहा है। गुजरात के छोटे छोटे टाउन भी जी ऑटो की चिंता में जुड़ना चाहते हैं, और हम जी ऑटो में उन लोगों को लेते हैं जिसकी खुद की 10-12
ऑटो रिक्शा है, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं है। जो खुद बेचारा मेहनत करके कमाता है उसको लेते हैं। और उसे क्या मांगते हैं? दो चीज मांगते हैं। एक, वो व्यसन नहीं करेगा, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ये जो हमें हमारे वचन देता है वो हमारे जी ऑटो का मेंबर होता है। अब देखिए उससे क्या है, समाज जीवन में बदलाव आता है। छोटी छोटी चीजों से कैसे समाज जीवन में बदलाव आता है, ये इसका नमूना है। मित्रों, आज दुनिया में हम पूरे विश्व को किस प्रकार से कैटर कर सकते हैं, पूरे विश्व को किस प्रकार से कब्जा कर सकते हैं। आज हमारे पास दुनिया का सबसे युवा देश होने का हमें गर्व है। 65% नौजवान 35 से कम आयु के हैं और पूरे विश्व को वर्कफोर्स की जरूरत है। इसका मतलब है कि दुनिया हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, हम तैयार है कि नहीं है। अब विश्व के अंदर जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत है, समय की मांग है, किस देश को किस प्रकार के युवकों की रिक्वायरमेंट है, हम उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे युवकों को तैयार कर सकते हैं। अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे युवकों को तैयार कर सकते हैं तो पूरे विश्व में हम हमारे यूथ पावर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया को मैथ्स और साइंस के टीचरों की, मिलियंस ऑफ टीचरों की आवश्यकता है, पूरे विश्व को जरूरत है। कौन प्रोवाइड करेगा? हमने एक छोटा सा काम शुरू किया। वी आर फर्स्ट इन इंडिया हु स्टार्टेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी बनाई। और हम 12th के बाद जो लड़का 12th में तय कर लेता है मुझे टीचर बनना है, उसके लिए वहां प्रवेश है। जो ये सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ नहीं बना इसलिए टीचर बन गया, वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। जिंदगी जो तय करता है मुझे जिंदगी टीचर बनना है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे नौजवानों को हम खोजते हैं, उनको हम 5 साल यानी 12th के बाद 5 साल ग्रेजुएशन भी हो जाता है, टीचिंग की उसकी जो बीएड एमएड करना होता है वो भी हो जाता है, उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाते हैं, उसको मॉब साइकोलॉजी सिखाते हैं, उसको हिस्ट्री सिखाते हैं, भले वो मैथ्स का टीचर बनने वाला है। ये हमारी कोशिश है, एक दिन वो आएगा मित्रों, मुझे विश्वास है कि हम हमारी इस यूनिवर्सिटी से टीचर एक्सपोर्ट करने में सफल हो जाएंगे। और अगर हम विश्व में टीचर एक्सपोर्ट करते हैं तब मित्रों, एक व्यापारी दुनिया में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर या पाउंड पर कब्जा करता है, लेकिन अगर एक टीचर जाता है तो पूरी जनरेशन पर कब्जा करता है। हम उस सोच के साथ अपने देश को तैयार कर सकते हैं। मित्रों, आज पूरे विश्व में नर्सिंग के लिए, मिलियंस ऑफ नर्सिंग के लिए जगह खाली पड़ी है। सेवा भाव से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। सेवा, परमो धर्म, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, वो बहुत ही करुणा के साथ मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। क्यों ना हम उसका स्किल डेवलप करें और विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्यों न करें। मित्रों, आज दुनिया के अंदर कई देशों में इतना बुढ़ापा है, एज काफी लंबी, आदमी बहुत लंबा जी रहा है, 80 साल 90 साल, और उसको नाक पहुंचने के लिए भी कोई मदद नहीं मिलती। कोई तरुणाई है नहीं वहां, वो जिंदगी ऐसे गुजार रहा है, वो इंतजार कर रहा है कोई आए, कोई उसकी मदद करे, और उसके लिए पैसे हैं, उसके बाद पैसे देने को तैयार है, खर्च करने को तैयार है। और इसलिए हम अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं तब हमें पूरे ग्लोबल थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए। विश्व की क्या रिक्वायरमेंट है, 2015 तक क्या होगी, 2020 तक क्या होगी, 2025 तक क्या होगी, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम हमारे वर्कफोर्स को तैयार कर पा रहे हैं क्या। उसी प्रकार के हमारे देश के अंदर किस प्रकार के टैलेंट की आवश्यकता है, किस प्रकार के स्किल की आवश्यकता है, उसका अगर हम मैपिंग करें और मैपिंग करने के बाद हम उसको जोड़ें तो फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है मित्रों, केमिकल इंडस्ट्री होगी साउथ गुजरात में और आईटीआई में केमिकल का कोर्स होगा पालनपुर में, नॉर्थ गुजरात में। मित्रों, वो 800-1000 रुपए की नौकरी के लिए पालनपुर अपने माँ बाप को छोड़ करके वहां जाएगा क्यों? तो साउथ गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री वालों को
इंसान नहीं मिल रहा है, पालनपुर में जो केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें क्लस्टर अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। जिस इलाके में जो व्यवसायों का विकास होता है वहीं पर उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सुविधाओं को क्लब करना पड़ेगा। अगर सूरत में डायमंड का काम हो रहा है तो डायमंड ट्रेनिंग पॉलिसी अगर सूरत के नौजवानों को मिलता है तो वो कभी नौकरी छोड़ करके भागेगा नहीं, वो वहीं रहेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी वहीं पर होगी। और इसलिए हम मान लीजिए हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, अब ये सॉफ्ट स्किल के डेवलपमेंट का प्रमुख काम है, हिस्ट्री का प्राथमिक नॉलेज देने का काम है, मैनर सिखानी होते हैं, कुछ लैंग्वेज की छोटी छोटी चीजें 5-10 वाक्य सिखाने होते हैं। लेकिन अगर मैं टूरिज्म के लिए बलसाड़ से किसी नौजवान को सिखाता हूँ और मैं उसको कहूँगा मोटेरा में टूरिस्ट गाइड की जरूरत है तो वो कहेगा मैं वहां क्यों आऊंगा। तो मेरा काम है मैं मोटेरा में वो इंस्टीट्यूट चालू करूं और मोटेरा के बच्चों को ही वो सिखाऊं ताकि वो तुरंत उनको उनकी उस एबिलिटी का उपयोग होगा। और इसलिए नीड बेस्ड क्लस्टर अप्रोच के साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट के मॉडल खड़े करते हैं और मल्टीपल एक्टिविटी, कभी कभी क्या करते हैं हम एक नौजवान को एक चीज सिखाते हैं, एक चीज सीखता है तो कभी कभी मार्केट डाउन हो गया तो उसकी रोजी रोटी का प्रश्न होता है। हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम वो 2 या 3 चीजों में उसकी मास्टरी कैसे है। जितनी उसकी मास्टरी बढ़ेगी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उसको काम मिल जाएगा। कहीं पर फिटर की जरूरत है और फिटर की जरूरत नहीं है तो टर्नर का काम आता है तो कहीं और काम मिल जाएगा। हो सकता है कि उसके परिवार को आवश्यकता है तो 8 घंटे नौकरी करने के बाद अगर प्लम्बर का काम जानता है और फ्री अपने घर में आकर के लोगों को होम डिलीवरी सर्विस देता है तो उसको 1-2 घंटे में और आवक हो जाएगी। मित्रों, हमें काफी लचीलापन, बहुत ही फ्लेक्सिबल इस सारी व्यवस्था को विकसित करना पड़ेगा और सहज रूप से। और कभी कभी क्या होता है, हमने देखा होगा कि ट्रेडिशनल जो स्किल डेवलपमेंट होता है बड़ा अद्भुत होता है। अब देखिए किसी जमाने में ये मकान बनाने वाले जो लोग थे उसका कोई ट्रेनिंग कॉलेज था क्या? नहीं था। लेकिन एक बाप के पास बेटा सीखा, बेटे के बाद उसका बेटा सीखा, माँ होती है तो माल सामान उठाती है लाती है, पूरा परिवार काम में लग जाता था, वो तैयार हो जाते थे। किसी कुमार के अंदर कोई ट्रेनिंग कॉलेज था क्या? लेकिन परिवार में रहते रहते वो अपना स्किल डेवलप हो जाती थी, काम करता था। तो हमने जो परंपरागत स्किल है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो जो फैमिली ट्रेडिशन से जुड़ी चीजें हैं उसको हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो हमारा वो वर्कफोर्स काफी एफिशिएंट वर्कफोर्स हमें मिलेगा। उस एफिशिएंट वर्कफोर्स की ओर हम अगर ध्यान देते हैं तो हम परिणाम दे सकते हैं। मित्रों, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में गुजरात ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने हमारी एनडीसी की मीटिंग बुलाई थी, 5 साल हुए होंगे, प्लानिंग कमीशन की मीटिंग थी। प्रधानमंत्री ने अपना लिखित भाषण शायद इंटरनेट पे देखोगे तो आज भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा बड़े गर्व से कि हम 500 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के मिशन को शुरू करना चाहते हैं। मैं चौंक गया। बाद में मुझे बोलने की जब बारी आई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कहाँ गुजारा कर रहे हैं? चाइना है जो 50,000 वैरायटीज ऑफ स्किल की बात कर रहा है और हम 500। तो हम चाइना के साथ कंपटीशन किस जमाने में, किस युग में करेंगे? हम क्यों ना कुछ एडवांस में सोच सकते हैं? मित्रों, गुजरात इंतजार नहीं कर सकता। हमने स्किल डेवलपमेंट को एक मिशन के रूप में लिया। मैंने एक दिन हमारे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखिए स्किल डेवलपमेंट विषय को बहुत बड़ा आईएम के लोगों से रिसर्च करवा करके कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में काम होना चाहिए। तो मैंने उनको एक काम दिया, मैंने कहा एक काम करो, व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक उसको कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जन्म से मृत्यु तक कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा उसका एक लिस्ट बना और जितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है उतने प्रकार की स्किल अनिवार्य होती है। मान लीजिए उसको जीवन में गुलदस्ते की जरूरत है तो गुलदस्ता बनाने वाला चाहिए,
उसको अगर झूले की जरूरत है तो झूला बनाने वाला चाहिए, उसको अगर जूते की जरूरत है तो जूते बनाने वाला चाहिए, उसको अगर कपड़ों की जरूरत है तो कपड़े बनाने वाला चाहिए। यानी इसका मित्रों, हमारे अफसरों ने सरसरी नजर से ऐसे ही बैठे और ऐसे ही लिस्टिंग किया तो कई 976 चीजें ऐसी ध्यान में आई कि व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक अनिवार्य रूप से उसको जरूरत पड़ती। तो मैंने कहा उसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में 976 टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। मित्रों, ये हमने क्या आवश्यकता उसको ध्यान में रखकर काम किया और आज मेरे उस पर काम हो रहा है। कभी कभी लगता है कि मित्रों, कुछ चीजों में बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है। अभी हमने काम चालू किया है स्किल डेवलपमेंट का, जो हम अभी भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी को आउटसोर्स किया था। 3 साल से उनके सेमिनार चल रहे हैं, अभी तक उसका कोई रास्ता नहीं निकला है। आखिरकार क्या हुआ, तो भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला और हमारे जो कौशल्यवर्धन केंद्र है केवीके कौशल्यवर्धन केंद्र है, उस मॉडल को स्वीकार किया और भारत सरकार ने सर्कुलर निकाला है कि गुजरात में जो केवीके के माध्यम से लचीलेपन के स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसको एक मॉडल के रूप में एक बार शुरू करो। करोड़ों रुपया से आउटसोर्स करके प्लान बन रहा है। अब 2 साल तो हो गए, अभी तक हुआ नहीं, कब होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने हमारे रॉ विजडम से सहज भाव से शुरू किए हुए काम को आज एक बहुत बड़ी जगह मिल गई है। मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट को जितना सहज बनाएंगे, जितना सरल बनाएंगे, उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको अपने घर में जो कुक है, उस कुक को अगर आप कहोगे कि ऐसा करो, दोपहर को टीवी पर जो कुकिंग का शो आता है तुम रोज देखो, तो आपका क्या होगा? आप घर में खाना बंद करो। लेकिन आप उसको कोई बनाने वाले व्यक्ति के साथ जोड़ करके अगर कहोगे भाई एक हफ्ते में एक चीज तुमको नहीं सीखनी है, आप देखना किसी भी क्लास में गए बिना आपका कुक आपके स्वभाव और रिक्वायरमेंट के अनुकूल रेसिपी तैयार कर देगा और आपको लगेगा हाँ यार, मैं 5 स्टार होटल में ये चीज खाई थी, लेकिन इससे बढ़िया ये बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके टेस्ट का पता है, वो जानता है आपको क्या चाहिए। यही है स्किल डेवलपमेंट में। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट विषय को भारी भरकम मत बनाएंगे, इसको सरल जितना करेंगे, जितना लचीला करेंगे और जितना वो टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं होता है, हम रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको तैयार करेंगे, आप देखिए हम दुनिया को बदल सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि गुजरात ने जो स्किल डेवलपमेंट की दिशा में जो अभियान उठाया है और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हम जाना चाहते हैं। हम तो एक स्किल डेवलपमेंट अलग कॉर्पोरेशन बनाने की दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत को भविष्य के लिए कहीं एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, तो हमारी युवा शक्ति पर है। इतना बड़ा सामर्थ्यवान नौजवानों का समूह हमारे पास है, उनके हाथों में अगर हम ताकत दें, वो दुनिया को जीत करके आएगा। भारत को शक्तिशाली बनाने में उस छोटे लोगों की स्किल का समूह हमें एक बहुत बड़ी ताकत दे सकता है और उस दिशा में हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि आप जो है चर्चा करने वाले हैं, उस चर्चा से हमें सरकार को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आपके सुझावों को हम लागू करके हम इस क्षेत्र में जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं उसको और अधिक अच्छे तरीके से करेंगे।